हेलो स्टूडेंट्स, देखें लास्ट क्लास में हमने बात की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट देखा था। ठीक है, फिर हमने प्रोटॉन के बारे में हम स्टडी की थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने स्टडी की थी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का वेट कैलकुलेट किया गया था, किस तरीके से उस पर जो चार्ज है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया गया था थॉमसन ने। ठीक है, और कौन कौन से साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो भी हमने देख लिया था। राइट। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक थ्योरीज के बारे में कि एटम को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से थ्योरीज दी थी। देखो, बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, ऐसा नहीं है कि डाल्टन के बाद में सीधा रदरफोर्ड या फिर थॉमसन आ गया था। ठीक है, बहुत से साइंटिस्ट ने, छोटे साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, उसमें बड़े साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, तो हर रोज़ क्या है, एटम की नई नई स्टडी होती थी, नए नए पेपर पब्लिश होते थे। बट कुछ पेपर जो थे या जो कुछ डिस्कवरीज जो थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो हमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती थी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेन स्टेप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाल्टन के बाद में सीधा डायरेक्ट थॉमसन पढ़ते हैं क्योंकि वो सीधा नेक्स्ट स्टेप को हमें एक्सप्लेन करता है। फिर हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, वो भी हमें नेक्स्ट स्टेप को एक्सप्लेन करता है, वो नई थिंकिंग बताता है हमें एटम के बारे में। तो इस तरीके से जो मेन थ्योरीज जो हैं, जो हिस्ट्री की मेन थ्योरीज हैं, जो कि एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से एटम का डेवलपमेंट हुआ था, एटम को हमने स्टडी किया। और जब हम और आगे बढ़ते हैं, अभी की सिचुएशन में बढ़ते हैं, तो हम क्वांटम के अंदर चले जाते हैं एटम को लेकर। ठीक है, क्योंकि हमने और डीपली उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, हम इलेक्ट्रॉन के और अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन की और डीपली स्टडी करना चाहते हैं, प्रोटॉन की डीपली स्टडी करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, क्या वो भी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये सब बहुत छोटे पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स हमें मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते। राइट। तो इस तरीके से जब हम स्टडी करते जाते हैं तो हमें नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एटॉमिक थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन थ्योरी, फिर हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड और थॉमसन को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। चलिए, तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें डाल्टन थ्योरी की। ठीक है, डाल्टन थ्योरी की अगर हम बात करें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो देखो डाल्टन ने सबसे पहले, वैसे तो अगर हम बात करें इंडियन साइंस की, तो डाल्टन से भी पहले इंडियन साइंस की अगर हम बात करें तो इंडियन साइंस में एक ऋषि थे जिनका नाम था, क्या नाम था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, महर्षि कणाद। उन्होंने हमें एटम के बारे में बता दिया था। उस टाइम हम एटम टर्म यूज़ नहीं करते थे, एटम तो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। उस टाइम हम यूज़ करते थे परमाणु यूज़ करते थे। ठीक है, जो कि संस्कृत से लिया गया था टर्म। ठीक है, राइट। सो उसी थ्योरी को डाल्टन ने थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के कॉपी करके उसको वापस से रिप्रेजेंट किया। तो हम न्यू थ्योरी पढ़ते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जिसके अंदर ये कंसिडर किया जाता है कि जो भी मैटर होता है आपके आसपास, जैसे जो भी मैटर होता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है ना। मैटर एक ऐसी मैटर जो होता है, जो ऑब्जेक्ट सरफेस या फिर एरिया कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ठीक है, ये मैटर है एक, तो इसका सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या कराएगा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। राइट। तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ठीक है, एटम जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एटोमिका से मिलकर के एटोमिका ग्रीक वर्ड है, उससे निकला है एटम, जिसका मीनिंग होता है नॉन डिविजिबल, यानी ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, विच इज़ नोन एज एटम। ठीक है, यानी आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप काटते जाओ और लास्ट में एक आपको फाइनल में एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा या फिर ऐसा टुकड़ा मिलेगा जिसको आप फर्दर नहीं काट सकते, तो वो उस पूरे के पूरे टुकड़े का क्या हो जाएगा, एटम कहलाएगा। राइट। इसी के तरीके से आपके पास जो भी मैटर है, जैसे आपके पास में सोडियम है या फिर कोई भी है, तो उसको अगर आप काटते जाते हो तो उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है, जिससे मिलकर वो पूरा बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। राइट। तो ये थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा या फिर 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैटर को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, वो सब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। राइट। सो उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज ऑल्सो नोन एज एटम। ठीक है, अब देखो एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी डाल्टन की बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, डाल्टन कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लेन करता था, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन बहुत सारी इसकी क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस थ्योरी को हमने डिस्कार्ड कर दिया। फिर नई थ्योरी आई जिसको हम स्टडी करते हैं, थॉमसन थ्योरी। तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे वो हम बात करते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स। राइट। देखो, एक दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास में एक टाइप का एलिमेंट है, ठीक है, अगर आपके पास में एक टाइप का एलिमेंट है तो उसमें एक ही टाइप के क्या प्रेजेंट होंगे, एटम होंगे। यानी एक टाइप का एटम एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ होता है, एक टाइप का एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। और अगर आपके पास में दो डिफरेंट टाइप की क्या है
एलिमेंट है तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। सपोज करें आपके पास में ये एक एलिमेंट है ए और ये एक एलिमेंट है बी, ठीक है। सो ये दोनों आपके पास में दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं। सो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, यानी ये जिससे मिलकर बना होगा वो एक टाइप से मिलकर बना होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें बी के पार्टिकल भी आ जाएंगे या फिर इसमें ए के पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे कौन से पार्टिकल्स होंगे, ए टाइप के पार्टिकल्स होंगे, और इसमें जो टाइप होंगे वो कौन से होंगे, बी टाइप के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में सोडियम है और यहाँ पे आपके मैग्नीशियम है, ठीक है। तो आपके पास में जो सोडियम मेटल है, ठीक है, उसमें किसके एटम होंगे, सोडियम के ही होंगे। या आपके पास में जो प्योर आयरन होता है उसमें किसके एटम्स होते हैं, प्योर आयरन के होते हैं, जब तक हम उसमें इम्प्योरिटी मिक्स ना कर दें। अगर हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं एडिशनली एक्सटर्नली, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ उसमें दूसरे टाइप के एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बट हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस में अगर हम बात करें तो उसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जैसे इसमें मैग्नीशियम है तो इसमें मैग्नीशियम के एटम्स होंगे, अगर ये सोडियम है तो इसमें सोडियम के ही होंगे, राइट, इस तरीके से। चलो ड्रॉबैक्स देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि इट कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता है। इसके अकॉर्डिंग एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसके बाद में कोई भी ऐसा दूसरा पार्टिकल नहीं होगा जिसका साइज एटम से छोटा हो सके। यानी सिर्फ और सिर्फ एटम ही होता है और एटम के अंदर कोई भी छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं हो सकता है। लेकिन अभी हम जानते हैं नई डिस्कवरी के अकॉर्डिंग कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तीन जो होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एटम के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जैसे ही इनकी डिस्कवरी हुई तो इस थ्योरी का ये ड्रॉबैक स्टार्ट हो गया। फिर सेकेंड चीज़ आती है आपकी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। ठीक है, ये दोनों एक साथ ही हम लिख लेते हैं। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप जैसे अगर हम हाइड्रोजन का लें H1D12 एंड T13, ठीक है, ये आइसोटोप्स होता है। डोल्टन के अकॉर्डिंग कि एक ही टाइप के अगर आपके पास में एलिमेंट्स हैं तो उसमें उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं तीनों के तीनों, ये तीनों हाइड्रोजन के हैं। तो इसमें देखो एटॉमिक वेट जो होता है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जबकि डोल्टन के अकॉर्डिंग क्या था कि एक ही टाइप के अगर आपके पास में एलिमेंट्स हैं तो उसमें एटॉमिक वेट कभी भी चेंज नहीं होगा, एटॉमिक वेट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। तो आइसोटोप को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि आइसोटोप्स में कैसे वेरिएशन आता है एटॉमिक वेट के अंदर, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरा, अगर हम आइसोबार्स की बात करें तो आइसोबार में अगर हम बात करें तो आपके पास में K40 आ गया और कैल्शियम 40 आ गया। ठीक है, ये 19 होता है और ये 20 होता है। ठीक है, डोल्टन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास में दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उसके एटॉमिक वेट जो होंगे वो हमेशा डिफरेंट होंगे, कभी भी सेम नहीं हो सकते। जबकि अगर हम बात करें पोटेशियम की और कैल्शियम का जो एक आइसोटोप्स होता है, इसका भी एटॉमिक वेट 40 है और इसका भी क्या है, एटॉमिक वेट 40 है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो रिलेशन है वो हमें मिले जिसमें दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट क्या थे, सेम थे। ठीक है, जो कि एक्सप्लेन नहीं करते थे डोल्टन के स्टेटमेंट को कि अगर आपके पास में दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उनमें हमेशा जो उनका एटॉमिक वेट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स को क्या नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये आइसोटोपिक रिलेशनशिप है और ये आइसोबैरिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो आइसोबार्स और आइसोटोप्स क्या होते हैं इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें थर्ड की अगर हम बात करें तो हमेशा जो है हाँ एटम कंबाइन इन सिंपल रेशियो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो भी एटम्स होंगे वो एक दूसरे से जब आप कंबाइन करेंगे तो एक वो सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं। ठीक है, जबकि बहुत सारे ऐसे हमें कंपाउंड देखने को मिलते हैं जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या नहीं करते, सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइन नहीं होते हैं, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। ठीक है, तो ये इसकी एक मेन ड्रॉबैक्स थी जो कि इस थ्योरी को क्या करवा देती है, डिस्कार्ड करवा देती है। फिर हम नेक्स्ट थ्योरी के अंदर मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कंपाउंड,
भाई एटम जो होंगे वो कंबाइन होकर के क्या बनाता है, कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड दो टाइप के फिर हमने क्लासीफाई किए। एक आता है आपका डाल्टोनियन कंपाउंड, ठीक है, फिर आता है आपका ब्रेथलेट कंपाउंड, ब्रेथलेट कंपाउंड, ठीक है। डाल्टोनियन कंपाउंड जैसे फॉर एग्जांपल CO2 हो गया, NO2 हो गया, ठीक है, H2O हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइन हो रखे हैं। इसमें कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो ये सिंपल रेशियो के अंदर है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें ब्रेथलेट कंपाउंड की, तो जैसे फॉर एग्जांपल FeO, इसमें 0.96 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है, जैसे इसका ऑक्सीजन पूरा नहीं है, ऑक्सीजन पूरा 1 नहीं है, इसका कितना परसेंटेज है, 0.96% है इसका, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है एटम के या फिर कंपाउंड के फॉर्मेशन में। तो फिर हमने दो टाइप के कंपाउंड को डिस्क्राइब किया। फर्स्ट आता है डाल्टोनियन कंपाउंड, जो कि डाल्टन के स्टेटमेंट को फुलफिल करते हैं। सेकंड आते हैं ब्रेथलेट कंपाउंड, जो कि डाल्टन के स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं। इसी की वजह से इस थ्योरी को एक और ड्रॉबैक मिला, ठीक है, जिस कारण से ये डिस्कार्ड होगी। फिर हम बात करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, ये आ गया आपका फर्स्ट और ये है सेकेंड, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, ये इसके अकॉर्डिंग जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, सिमेट्रिकल फेज के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सिमेट्रिकली और सर्कुलर पाथ के अंदर क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरा का पूरा। एक ये समझ सकते हो कि पॉजिटिव क्लाउड होता है, इस पॉजिटिव क्लाउड के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसमें एम्बेडेड रहता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो एम्बेडेड रहता है, मतलब इसके अंदर कुछ कई जगह पर हमें नेगेटिव क्लाउड भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसको हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। जैसे वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है उसको हम किस में कंसीडर कर सकते हैं, उसको हम पॉजिटिव चार्ज में कंसीडर कर सकते हैं, और उसके जो बीज होते हैं उसको हम किससे कंसीडर कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज में कंसीडर कर सकते हैं। यानी इस पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज क्या रहता है, एम्बेडेड रहते हैं। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। जब रदरफोर्ड ने स्टडी की थी, रदरफोर्ड का मॉडल आया था, फिर इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरा का पूरा एटम के सेंटर के अंदर कंसनट्रेटेड रहता है, एक सर्कुलर फेज के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है। उसकी डिस्कवरी के बाद या उसके स्टेटमेंट के बाद इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। तो बस इतना ही है, ये कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है एटम की, ठीक है। ये यही बताता है कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है और पॉजिटिव चार्ज का उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, राइट। तो आप इन दोनों को कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटाबेस था। ये दोनों एक्सपेरिमेंटल नहीं थे, ये दोनों थ्योरेटिकल थे। इसने भी थ्योरेटिकल दिया था, इसने भी थ्योरेटिकल दिया था, ठीक है। अब जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल आएगा वो था एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, राइट। तो उसको स्टडी करते हैं, आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो एक करेक्शन कर लेना आप थोड़ा सा, जो कि मैंने आपको ब्रेथलेट कंपाउंड बताया था जिसमें था FeO, जो कि मैंने लिखा था 0.96, ठीक है। इसमें O का कॉन्ट्रीब्यूशन 0.96 नहीं रहता है, इसमें Fe का रहता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है ये गलत है, आप इसको करेक्ट करके ऐसा कर लेना, Fe 0.96O, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, तो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना ताकि आपका गलत ना हो। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो वापस है। अब देखो, अगर हम बात करें नेक्स्ट थर्ड की, तो वो है आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा प्रूव था। इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था, ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, फिर उसके बाद में रिजल्ट निकाला गया था, ठीक है। थ्योरेटिकल नहीं था ये। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका जो अरेंजमेंट था वो किस तरीके से, उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली, ठीक है, एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड की फॉइल पेपर लिया था। उस गोल्ड के फॉइल पेपर के चारों तरफ उसने एक कोटिंग कर रखी थी, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रखा था, एक कोटिंग कर रखी थी। ये थी ZnS की, जिंक सल्फाइड की, ठीक है, जो कि क्या होता है, फ्लोरोसेंट होता है, ठीक है।
जिस पर कोई भी चार्ज पार्टिकल आकर क्या हिट करता है तो यहाँ पे लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसी के जस्ट सामने एक बॉक्स रखा गया था, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस रखा गया था जो कि क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। क्या था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, ठीक। और ये कौन सी रेडिएशन को एमिट करता था? ये अल्फा पार्टिकल्स को करता था, ठीक है। यानी इससे अल्फा पार्टिकल जो थे वो एमिट होते थे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते थे, यानी हम इसको बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल सोर्स था ये, ठीक है। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स बना हुआ था लेड का, ठीक है। लेड जो होता है ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता। अगर हम किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेड के बॉक्स में रख देते हैं तो लेड जो होगा वो रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है, उसी के अंदर रहेगी। तो जो रेडिएशन हर एक डायरेक्शन के अंदर बाहर जाती थी, अब वो इसके अंदर क्या होगी, सेंटर्ड होगी, अब वो बाहर नहीं जा सकती। फिर इसके अंदर एक होल रखा गया जिससे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हम रेडिएशन को इस फॉइल पर क्या कर सकें, एमिट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है वो निकलते थे। अब देखो अल्फा पार्टिकल्स जो क्या होते हैं, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है He+2, ठीक है। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को हम किस में कंसिडर करते हैं, अल्फा पार्टिकल से कंसिडर करते हैं। बेसिकली हीलियम गैस से ही अल्फा पार्टिकल का हुआ, ठीक है। जो हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था कि गैस से जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज होते हैं, ठीक है, आयंस बनते हैं, उसमें कैटायंस बनते हैं, ठीक है। तो सेम वैसा ही अल्फा पार्टिकल जो बनता है, इसमें भी वही एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमने एक ट्यूब ली, उसके अंदर हीलियम गैस भरी और फिर हमने करंट पास आउट की, तो हमारे पास में जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, और उनको हमने क्या नाम दिया था, प्रोटॉन नाम दिया था, ठीक है। तो जो हीलियम के जो न्यूक्लियस निकलते थे उसी को हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा पार्टिकल्स दे दिया। और हमने स्टडी की कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को एमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया गया था, अल्फा पार्टिकल को एमिट किया गया था, ठीक है। अब देखो थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सारा का सारा एटम होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है, पूरा का जो पूरा पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। यानी इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे इस एटम को अकॉर्डिंग टू थॉमसन के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव पार्ट होगा और उसमें कुछ एक पार्टिकल्स होंगे वो नेगेटिव के मिलेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल की अगर हम बात करें तो ये अल्फा पार्टिकल इसको पार ही नहीं कर सकते, इसको पास नहीं कर सकते थे, ठीक है। या अगर पास भी कर जाते हैं तो उसमें डेविएशन आते हैं बहुत सारे, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन मूव करके फिर उसमें डेविएशन आना स्टार्ट होता है, डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर वो अपने पाथ से क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो थॉमसन ने बोला था कि एक पूरे के पूरे एटम में सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन रखे हुए होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर वैसा होता तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि अल्फा पार्टिकल है ये उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाते एटम के, और एटम के अंदर एंटर ही नहीं कर पाते तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट या फिर यहाँ पे लाइट जनरेट नहीं होती, जबकि यहाँ पे बहुत सारी लाइट जनरेट होती है और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधा का सीधा स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, ठीक है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जो एक अल्फा पार्टिकल होता है वो वापस से बाउंस बैक आ जाता है 180 डिग्री पर, यानी जिस पाथ से वो जाता है वापस से उसी पाथ के अंदर वापस इस सोर्स के पास आ जाता है, ठीक है। तो उसके कुछ ऑब्जर्वेशन थे। पहला ऑब्जर्वेशन था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी सीधे की सीधा निकल जाते हैं बिना कोई डिफ्लेक्शन से। इस जो गोल्ड फॉइल है इसको पार कर जाते हैं, ठीक है, इसको पास कर जाते हैं। सेकंड, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट सम एंगल, एट स्मॉल एंगल, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो एक स्मॉल एंगल पर क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अगर उनका पाथ इस तरीके से है तो अगर वो इस तरीके से जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, वो अपने पाथ को डिफ्लेक्ट करके दूसरे पाथ के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था कि वन अल्फा पार्टिकल
among 20,000 particles, 20,000 alpha particles bounce back in their own path. ठीक है, यानी जब हम यहाँ से सोर्स से 20,000 अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकालते हैं तो उसमें से हर बार एक अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस से उसी पाथ में बाउंस बैक वापस से रिटर्न होकर के आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थे, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन था वो थर्ड वाला था, जो कि इस पूरे रिजल्ट को चेंज कर देगा। इस पूरी की जो थॉमसन का कॉन्सेप्ट था उसको पूरा का पूरा हटा देगा और नया कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट कर देगा। क्या था कि जब हम यहाँ से 20,000 अल्फा पार्टिकल रिलीज करते हैं तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस से अब उसी पाथ के अंदर वापस से लौट जाता है। ठीक है, अब देखो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने क्या रिजल्ट निकाला। फर्स्ट रिजल्ट था, देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब जो एटम का मैक्सिमम पार्ट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, यानी वहां पर कोई भी जगह नहीं होगी, फ्री स्पेस होगा, फ्री स्पेस है तभी वो सीधा का सीधा इस फॉइल को पार करके सीधा स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं बिना कोई डिफ्लेक्शन के। सेकंड, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट सम एंगल, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा अपोजिट चार्ज होगा, सॉरी सिमिलर चार्ज होगा जो कि क्या करेगा, इन अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें सेम चार्ज प्रेजेंट इन एटम विच डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल इन सम एंगल। ठीक है, फिर अगर हम थर्ड की बात करें, तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि वन अल्फा पार्टिकल वापस से रिटर्न आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पर जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पर कोई ऐसा चार्ज होगा जो कि अल्फा चार्ज के सिमिलर होगा। अब अल्फा जो पार्टिकल है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और वो वापस रिटर्न आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब सामने भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जब सिमिलर चार्ज होते हैं तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, दो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज centered, positive charge is concentrated in the center of atom। ठीक है, जो एटम का जो सेंटर होता है वहां पर एक पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कंसंट्रेटेड रहता है। ठीक है, जिसको हम विच इज नोन एज, या विच इज नेम्ड एज, जैसे बोल सकते हैं, नेम्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा एक स्फेरिकल पाथ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इस एटम का पूरा पॉजिटिव जो भी चार्ज है वो इस सेंटर के अंदर क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। इस एटम का पूरा जो मास है वो कहाँ रहता है, इस सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड रहता है, यानी जो मास होगा वो यही होगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यही है। ठीक है, तो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। तो जो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजर रहे थे वो डिफ्लेक्ट होते रहे, और जो पॉजिटिव चार्ज से दूर थे वो सीधा का सीधा बिना डिफ्लेक्शन के क्या हो गए, निकल गए। तो इस तरीके से, और ये जो पॉजिटिव चार्ज के एकदम जस्ट एक्सिस पर था, ठीक है, वो वापस से क्या हो गया, रिटर्न आ गया। यानी ये जो अल्फा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव चार्ज के जस्ट सामने था, ठीक है, जो कि 180 डिग्री पर था, तो वो वापस से क्या आ गया, रिटर्न आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये वापस से, इसका रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ये वापस से क्या आ जाएगा, उसी पाथ पर वापस से लौट जाए। तो इस तरीके का अरेंजमेंट था, जिसमें इस तरीके का था, इसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, राइट, जिसको रदरफोर्ड ने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो इसके 3 ऑब्जर्वेशन थे और 3 रिजल्ट थे। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। पहला ये था, इसने बहुत सारे अपने स्टेटमेंट भी दिए थे, कि जिसमें से एक स्टेटमेंट था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, और जिस पाथ पे रिवॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, या फिर हम इसको शेल भी बोलते हैं।
तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल नाम देते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था और यही इसका ड्रॉबैक बनता है कि इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो एक मैक्सवेल की इक्वेशन आती है जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। मैक्सवेल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको हमेशा एनर्जी को क्या करना पड़ता है, एमिट करना पड़ता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बाहर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब इसको लगातार एनर्जी मिलती रहेगी तभी ये एनर्जी को वापस क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इसका एनर्जी सोर्स कहाँ होगा, अगर ये एनर्जी को एमिट करता है, बाहर निकालता है, तो एक टाइम के बाद में इसकी जो कंप्लीट एनर्जी होगी, जो एंटायर एनर्जी होगी, वो खत्म हो जाएगी और ये रिवॉल्व करता करता किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में आ जाएगा। जैसे इस तरीके से अगर ये इस पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिवॉल्व करेगा तो इसका पाथ छोटा होता जाएगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका पाथ और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी एनर्जी जैसे ही खत्म हो जाएगी तो ये किस में एंटर कर जाएगा, इस न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंटिन्यूसली बिना कोई एनर्जी को एमिट किए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस प्रोटॉन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। अगर एनर्जी एमिट करेगा तो इसके पास में एनर्जी आएगी कहाँ से, अगर एनर्जी नहीं आएगी तो इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर ये किस में एंटर कर जाएगा, न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से ये कनेक्टेड है, ठीक है। और ये एक दूसरे से क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे जो अगर हम बात करें सन और अर्थ की, तो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो अगर जो अर्थ है वो कंटिन्यूस क्या करती है, उस सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। जैसे अगर हम बात करें अर्थ और मून के बीच में, अर्थ और मून के बीच में अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो जो मून होता है अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है। अगर वो घूमना बंद कर देता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम अर्थ और सन की बात करें तो अर्थ जो होगी वो किसके अंदर चली जाएगी, सन के अंदर चली जाएगी। अगर वो घूमना बंद कर देती है या एक पॉइंट पर वो स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, 0.1 सेकंड के लिए भी, तो वो किस में एंटर कर जाएगी, सन के अंदर एंटर कर जाएगी। जैसे सेम वैसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो एनर्जी को अगर लॉस करता है तो किस में एंटर कर जाएगा, इस प्रोटॉन में एंटर कर जाएगा और इसका एग्जिस्टेंस जो होगा वो खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट है उसको हटा के दिया गया था, ठीक है। फिर नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था बोहर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मॉडल, ठीक है, या फिर बोहर मॉडल भी बोल सकते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि हमें ये एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस तरीके से रिवॉल्व करता है, कब उसकी एनर्जी एमिट होती है, कब वो एनर्जी को गेन करता है, कब वो सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, कब सिस्टम एनर्जी बाहर से ऑब्टेन करता है, वो सारा का सारा कौन एक्सप्लेन करेगा, बोहर एक्सप्लेन करेगा। उससे पहले हमें रदरफोर्ड की जो एप्लीकेशन पार्ट है वो भी हम पढ़ने पड़ेंगे कि हम रदरफोर्ड के मॉडल से हम रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी एटम की, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लिखनी पड़ेगी। देखो ये जो फॉइल पेपर थी, ठीक है, ये जो गोल्ड की फॉइल थी उसका जो साइज़ था वो था 10 नैनोमीटर। अगर हम इसको मीटर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये 10 नैनोमीटर की बहुत ही थिन लेयर थी गोल्ड की, ठीक है। और अगर हम बात करें साइज़ की तो जो एटम का साइज़ होता है, साइज ऑफ एटम का साइज़ होगा 10⁻⁻10 मीटर, यानी 10 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है। और अगर हम बात करें साइज ऑफ न्यूक्लियस की, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो ये होता है 10⁻15 मीटर, यानी ये एटम जो होता है ये न्यूक्लियस से बहुत बड़ा होता है। यानी अगर हम बात करें एक आपके पास में पूरा का पूरा क्रिकेट का स्टेडियम है 5 किलोमीटर का और उसमें एक क्रिकेट बॉल रखी हुई है, ठीक है, तो उस तरीके का सिचुएशन थी। तो बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस और बहुत ही बड़ा साइज होता है किसका, एटम का, किसके रेस्पेक्ट में, इस न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में। तो आपको ये दोनों डाटा याद रखना है जो कि आपके नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट में काम आएंगे, राइट। तो ये थी एटॉमिक थ्योरीज जिसमें हमने डाल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड की थ्योरीज पढ़ी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एप्लीकेशन पार्ट कि रदरफोर्ड के क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है, हम किस तरीके से एटम की रेडियस को, एटम का जो एरिया होता है उस तरीके से उनको सबको कैसे रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और किसी भी एटम के लिए, किसी भी एलिमेंट के एटम के लिए हम किस तरीके से उसकी रेडियस निकाल सकते हैं, उसका रिलेशन क्या होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे बोहर मॉडल के बारे में और बोहर के क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है वो हम देखेंगे, राइट। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड क्लिक भी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।